गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग कवर करेंगे गांधी जी की ज़िंदगी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी में गांधी जी काफ़ी फेवरेट टॉपिक हैं, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1921 से, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने 1921 तक कवर कर लिया है। 1927 में जो है वो नो टैक्स सत्याग्रह कैंपेन लॉन्च होता है। कहाँ पर? बारदोली में। और इसको लीड कौन करते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहता है। और 1927 में ही इनको सरदार की उपाधि बारदोली की जो महिलाएं रहती हैं वो देती हैं। 1929 में कांग्रेस सेशन लाहौर में शुरू होता है, और उस सेशन में 26 जनवरी को नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में मनाने की बात कही जाती है। और ये थर्ड ऑल इंडिया सत्याग्रह कैंपेन के रूप में देखा जाता है इसे। थर्ड ऑल इंडिया सत्याग्रह कैंपेन बिगेन। अब 1930 में क्या होता है, तो साबरमती आश्रम से जो है दांडी के लिए 79 वॉलेंटियर्स जाते हैं, जो कि 200 मील दूर रहता है। 1930 में सॉल्ट ला ब्रेक होता है, मतलब तोड़ा जाता है, और गांधी जी विश्व पटल पे नमक बनाते हैं। 1931 में गांधी इरविन जो है वो पैक्ट होता है, और सिविल डिसओबीडियंस यहीं पे बंद होता है। एक बात इसके साथ याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ पर सी शोर नहीं था, वहाँ पर गांधी जी ने और वहाँ पर समाज में जो लीडर थे, उन्होंने चौकीदारी नियम के खिलाफ जो है आंदोलन किए थे, चौकीदारी को ख़त्म करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तभी आप देखे होंगे कि 1930 के समय में बिहार में अलग अलग जगह पे, जैसे मुंगेर, सारण, मुजफ्फरपुर आदि जगहों पर बहुत ज़्यादा चौकीदारी के खिलाफ जो है आंदोलन किया गया था। 1931 में बॉम्बे से ये इंग्लैंड जाते हैं। किस चीज़ के लिए? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। 1932 में ये फास्ट करते हैं, एपिक फास्ट। इसको एरावाड़ा पैक्ट भी ब्रिटिशर्स ने एरावाड़ा पैक्ट के रूप में इसे एक्सेप्ट किया था। 1936 में जो है सेटअप सेवाग्राम आश्रम, ये बात याद रखिएगा। 1937 में वो ट्रेवेंक्योर विजिट करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है कब? तो 1942 में। और ये नेशन वाइड सत्याग्रह रहता है गांधी एज ए लीडर, गांधी को लीडर के रूप में। और 1942 में अगेन बहुत सारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट किया जाता है, और आगा खां पैलेस जो पूना के नज़दीक है उसमें बंद कर दिया जाता है, और उसमें कस्तूरबा गांधी भी रहती हैं। 1942 में महादेव देसाई जो इनके सेक्रेटरी रहते हैं और फ्रेंड भी रहते हैं, वो आगा खां जेल में ही इनका भी देहांत हो जाता है अंग्रेज़ों के अत्याचार से। 1944 में कस्तूरबा गांधी का भी डेथ हो जाता है। कहाँ? डिटेंशन की वजह से। वो भी कहाँ? आगा खां पैलेस में। अगेन कितने साल की उम्र में? 74 साल की उम्र में। और 78 ईयर्स की उम्र में गांधी जी की भी देहांत हो जाती है, जो नाथूराम गोडसे कर देते हैं। आगे 1946 में आपको 4 मंथ्स टूर 49 विलेजेस ईस्ट बंगाल में जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के विषय में जो वहाँ पर विवाद हो रहा था, कम्युनल वायलेंस हो रहा था, उसको कर्ब करने के लिए गांधी जी वहाँ पर जाते हैं। 1947 में बिहार में जो कम्युनल टेंशन बढ़ रहा था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच, उसको भी कम करने के लिए महात्मा गांधी जाते हैं। 1947 में इन्होंने प्रे की, जो कलकत्ता में भी रिवोल्ट्स चल रहा था, उसको कर्ब करने के लिए जाते हैं। अगेन 1947 में दिल्ली विजिट करते हैं, ताकि जो रिफ्यूजीज कैंप्स हैं और हिंदू और सिख जो पंजाब से आए थे, मतलब वेस्ट पंजाब से, पाकिस्तान वाले पंजाब से, उनकी कंडीशंस को देखने के लिए। और 1948 में इनकी देहांत कर दिया जाता है। तो देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इस बात को समझिए कि गांधी जी ने किस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ को एक एक्शन मोड में इनका इस्तेमाल किए थे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए, हमारे समाज पटल पे जो ह्यूमैनिटीज़ का, इसलिए ह्यूमैनिटीज़ कहने का मतलब ये है कि जो कला विज्ञान है, कला विज्ञान मतलब आर्ट्स जैसे आप लोग सुनते हैं क्या कर रहे हैं, तो बैचलर इन आर्ट्स,
मास्टर इन आर्ट्स। तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए समाज पटल पे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज हमने नहीं हायर किया। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल कह दूँ कि अगर कोई बच्चा गांव के कॉलेज से या लोकल कस्बे के कॉलेज से बीए कर रहा है और जो जेएनयू से कर रहा है या डीयू से कर रहा है, दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। कारण इसलिए कि यहाँ पर मोर एक्शन ओरिएंटेड थोड़ा सा उसे पढ़ाया जाता है और वहाँ पर थियोरेटिकल पढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है और किस तरीके से वो मार्केट में इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट निकाल सके ये नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ट्राई टू लर्न जो थिंग्स है उसको आप इकोनॉमिकल एंगल से भी देखें ताकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ फिर उसके बाद सामाजिक वैल्यू सारी चीज़ें आपको समझ में आए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल के लिए उदाहरण के तौर पर इस वीडियो से दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि गांधी जी वाज ऑल्सो स्टडिंग द बीए ओनली, बट हाउ मच कंट्रीब्यूशन ही हैज़ इंक्लूडेड इन दिस, इन मतलब कि अपने भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी ने कितना बड़ा योगदान निभाया। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, अरविंदो घोष को देख लीजिए, ये सारे लोग बीए पढ़े हुए थे। आप बात समझिए इस चीज़ को। लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज था, हमारे जैसा नहीं था जो किताब खुली दिमाग में गया और वैसे ही बंद दिमाग में चला गया और बंद एक्शन में चल रहा है। जिस तरीके से आपने अभी रिसेंटली देखा है कि इंडियन ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में देयर इज ह्यूज करप्शन। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री, द नॉलेज इज नॉट एक्शन ओरिएंटेड। तो आप इन बातों को समझिए और होपफुली आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे एक अगेन रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो डैट जितने भी आपको बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और ईज़िली अपने वो प्रिपरेशन में धार दे सके। थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री। थैंक्स अ लॉट। बाय।